3 ओवरब्रिज के नंबर जब इन्होंने पूछे तो इन्होंने कहा सरेका चौकी, भटेरा चौकी और वैनगंगा चौकी। जब कोई अच्छा होता है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। तो मैं उन बारीकियों को तो खंगालूंगा और पूछूंगा आपसे प्रश्न कि भैया हमारा महत्वपूर्ण इतना बैयर चौकी, जब आप इतने गंभीर थे तो आज जहां पर ट्रैफिक नहीं है वहां आपने ओवरब्रिज दे दिया वैनगंगा के पास। निश्चित रूप से होगा, वो भी ऐसे ही होगा कि 1000 रुपए की 1000 रुपए की औपचारिक राशि आ जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि देखो ब्रिज का काम कर। नमस्कार, पद्मेश 24/7 के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री अनूप सिंह बैस जी, और आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो विषय है वह है बालाघाट की ब्रॉडगेज के बाद ब्रॉडगेज चूँकि शुरू हो चुकी है और कुछ ट्रेनें चालू भी है, संचालित भी है, और जिससे जो इन ट्रेनों के संचालन से रेलवे फाटक पर जाम लगता है और इसको लेकर काफ़ी कुछ प्रयास हुए कि इसके ओवरब्रिज निर्मित हो ताकि आम जनता को आवागमन में सुविधा हो। और अभी कुछ समय पहले ही प्रदेश शासन द्वारा बजट लाया गया और उसमें ज़िले के 4 जो रेलवे फाटक है, बालाघाट का सरेका कोसमी फाटक और भटेरा चौकी वाला फाटक, इसी तरह वारासिवनी रोड पे गर्रा फाटक, और वारासिवनी में जो बालाघाट रोड है वहाँ का जो वारा का फाटक है, इन 4 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई। और इसका श्रेय भाजपा काफ़ी ज़ोर शोर से ले रही है, भाजपा के जनप्रतिनिधि काफ़ी ज़ोर शोर से ले रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ये ब्रॉडगेज का जो आह्वान हुआ है या जो इसकी मंजूरी मिली है, ये कब बनेगा इसका कोई अभी ऐसा कोई वर्ष नहीं दिया गया कि इस बीच में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है कि बजट के नाम पर इन जो ओवरब्रिज बन रहा है, बजट के नाम पर शून्य ही कहा जाएगा, क्योंकि 1000 रुपये मात्र प्रति फाटक का दिया गया है। तो इस 1000 रुपये में कितना क्या काम होगा ये तो ज़िले के जनप्रतिनिधि बताएंगे। और इसी विषय को लेकर आज हम हमारे बीच में कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथी हमारे साथ मौजूद हैं और ये वस्तु स्थिति बताएंगे कि वास्तव में ये जो श्रेय ले रही है भाजपा वो कितना सार्थक है और कहाँ तक उचित है, क्योंकि रेलवे जो ब्रिज बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी प्रक्रियाएं होती है जो काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। और आज मध्य प्रदेश शासन को 3 वर्ष हो चुके हैं, सरकार जो अभी नई गठित सरकार है, जो चुनाव हुए थे 3 वर्ष हो चुके हैं और 2-2.5 वर्ष बचा है। तो यदि इन 2-2.5 वर्ष के अंदर यदि ये निर्माण नहीं होता है तो फिर तो यही कहा जाएगा कि इनका जो वादा था ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रह गई है इसमें। मैं सबसे पहले सुरजीत भाई से ही पूछता हूँ कि जो रेलवे फाटक 4 दिए गए हैं और किंतु एक फाटक को छोड़ दिया गया है जो बैयर चौकी है, जैसे गोंदिया रोड का फाटक का आपने स्वीकृति कराया है तो बैयर फाटक छूट गया है, तो बैयर फाटक में भी जाम बहुत ज़्यादा लगता है। और जो प्रस्ताव आया है तो ये कब तक पूरा होगा और कितने वर्षों में बनेगा ये? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ब्रिज प्रस्तावित किए गए हैं उनको प्राथमिकता पे बनवाना हमारी सरकार ने रखा है, इसलिए उन्हें बजट में लाया गया है। आपने जो एक संज्ञान में चीज लाई कि उसमें 1000 रुपये बजट में दिया गया, तो उसके लिए आपको बता दूं हमारे कांग्रेस के एक विधायक जी ने भी प्रश्नकाल के दौरान सदन में प्रश्न उठाया था, तो वहाँ पर भी हमारे मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने इस बात का उत्तर दिए थे कि कभी भी जो बजट में राशि जारी होती है वो टोकन मनी दी जाती है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद उतना बजट उसके लिए आवंटित कर दिया जाता है। जैसे ही प्रशासकीय स्वीकृति होती है उसमें जारी की गई बजट की राशि उसमें दे दी जाती है, उसके पहले टोकन मनी ही दी जाती है। हर बार बजट में जब भी किसी भी चीज़ के लिए बजट राशि आवंटित होती है तो टोकन मनी इसलिए डाली जाती है कि अब बजट में इसे हमने शामिल कर लिया है।
प्राथमिकता में सर्वप्रथम है सरेखा रेलवे ओवरब्रिज, जिसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने भी सैद्धांतिक सहमति दे दी और बाकी ब्रिजों के लिए भी हमारे सांसद जी ने केंद्र सरकार से चर्चा कर ली, जिसकी भी सैद्धांतिक सहमति मिल जाएगी और राशि जल्द ही मिलेगी। हमारा संकल्प है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य दोनों ही जगह सरकार है, इसलिए किसी भी तरह का इसमें कोई व्यवधान नहीं जाएगा। सर्वप्रथम सरेखा रेलवे क्रॉसिंग का काम चालू होगा, उसके बाद भटेरा रेलवे क्रॉसिंग में जरूर कुछ परेशानी जाएगी। जिस तरह का वहाँ सर्वे हुआ है तो बहुत सारी निजी भूमि अधिग्रहण वहाँ पे आएगा, तो लेकिन उसे भी सरकार पूरी तत्परता से करेगी, क्योंकि निजी भूमि अधिग्रहण में राशि ज़्यादा लगती है। गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ दोनों तरफ भूमि बराबर है, तो वो ब्रिज भी जल्दी बन जाएगा। बैहर चौकी रेलवे ओवरब्रिज जरूर कुछ लिप की त्रुटि के कारण छूटा है, लेकिन हमारे विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी ने आश्वस्त किया है और राज्य सरकार के मंत्री से चर्चा भी करी है कि इसे पूरक बजट में या ये त्रुटि सुधार के, क्योंकि जो 2 रेलवे ओवरब्रिज आए हैं वो बालाघाट किलोमीटर या बालाघाट में ब्रिज नहीं दिखाता रेलवे में, तो उसमें एक बैहर रोड जरूर जुड़ेगा। ये हमारे संकल्प में है और जल्द ही इनका काम प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद डीपीआर भी इनका लगभग ब्रिज कारपोरेशन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सर्वे हुआ है, तो उस सर्वे के माध्यम से लगभग 630 मीटर की लंबाई सरेखा ओवरब्रिज की आई है, जो दोनों ओर इधर और उधर होगी। तो इनका लगभग काम डीपीआर बनने का भी अंतिम चरण में है और प्रशासकीय स्वीकृति होते ही बजट जारी होते, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसमें सैद्धांतिक सहमति दी हुई है, तो जल्दी उसका काम प्रारंभ होगा। तो प्रशासकीय स्वीकृति कब तक होने की उम्मीद है? 1 माह के अंदर। 1 माह के। अनूप सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ब्रॉडगेज आपके पूरे जो कांग्रेस शासनकाल केंद्र में रहा, प्रदेश में रहा, वर्ष 1999 में इसका भूमि पूजन हुआ, इस दौर में आपके कार्यकाल के दौर में जो चीज़ पूरी नहीं हो सकी, जो मतलब एकदम कछुए चाल से चलता रहा, वो भाजपा के शासनकाल में उसको मूर्त रूप मिला और जनता को एक ब्रॉडगेज की जो एक सुविधा मिली, तो आपको तो और खुश होना चाहिए कि भाजपा के शासनकाल में ब्रॉडगेज चालू हो गई, ओवरब्रिज का प्रस्ताव पास हो गया, तो बेहतर सुविधा जनता को मिलेगी, तो आपको काहे तकलीफ है? देखिए, तकलीफ़ कहीं नहीं है, और जहाँ तक इस विषय का सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1997 में 21 नवंबर को जो भूमि पूजन बालाघाट में हुआ था माननीय रेल मंत्री के, उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान जी द्वारा, और उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रमुख दूसरा पूरे भारतवर्ष का ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जो गोंदिया जबलपुर मार्ग था। वर्ष 2003 में हम लोगों के इस एक ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से एक सतत आंदोलन बालाघाट जिले की जनता के साथ हुआ, जिसमें बालाघाट रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली तक रेल मंत्री के भवन का घेराव हुआ, और उसमें 1997 से लेकर वर्ष 2000 तक जिस ब्रॉडगेज को लेकर कभी कोई राशि आवंटित नहीं हुई, वहाँ पर पहली बार 20 करोड़ रुपए की राशि न सिर्फ ममता बनर्जी जी ने स्वीकृत करी, बल्कि उन्होंने जो तमलुक दीघा इस परियोजना को उठाकर वो जो ले जा रही थी, उसको रोककर यहाँ पर बालाघाट में स्थायी रूप से कार्य को प्रारंभ किया गया। वर्ष 2003 में छोटी रेल लाइन को बंद कर मात्र 2 वर्ष की अवधि में माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर वर्ष 2005 में गोंदिया बालाघाट ब्रॉडगेज प्रारंभ हुई। उसके बाद वर्ष 2010 में बालाघाट कटंगी 40 किलोमीटर फिर प्रारंभ हुआ, और वर्ष 2011 में कटंगी तिरोड़ी जो मात्र 15 किलोमीटर का ऐसा ब्रॉडगेज का रेल मार्ग था जिससे सीधे सीधे बालाघाट वासी नागपुर पहुंचते, उसका भी भूमि पूजन हुआ। बीच में एक बहुत बड़ा व्यवधान वर्ष 2006 में बालाघाट के तत्कालीन वन संरक्षक आरजी सोनी द्वारा वन आपत्ति ली गई, और जिसके तहत यह हुआ कि पूरी की पूरी ब्रॉडगेज परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंधित जो आपत्तियां ली गई वो बेवजह की थी, और 4 वर्ष तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फाइलों में वन भूमि हस्तांतरण के कार्य को रोककर रखा, जिससे कार्य प्रभावित हुआ, और वही हस्तांतरण की कार्रवाई माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पूर्ण कर ली गई।
मैं आपको जहाँ तक का विषय आपने उठाया ब्रॉडगेज के ये ओवरब्रिज जो हैं, देखिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत का ये इतना महत्वपूर्ण रेल मार्ग है कि आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल में भी जिस तरह से मालगाड़ियों का लगातार आवागमन गोंदिया से बालाघाट हो रहा है और लगातार सरेखा और बैहर चौकी में जिस तरह का 2-2, 3-3 घंटे का जाम लग रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये तो जिस दिन बालाघाट में ब्रॉडगेज परियोजना की शुरुआत हुई थी तब से ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, मैं तो इसमें पार्टी विशेष की बात न करके जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से दोषी मानता हूँ कि उन्होंने इस बात पर पूरी तरह से विचार करना था कि जब ब्रॉडगेज का इतना बड़ा परिवहन बालाघाट के इन मुख्य मार्गों से होकर जाएगा तो क्यों ना यहाँ पर ओवरब्रिज की स्थापना की जाए और ओवरब्रिज के माध्यम से यहाँ का जो यातायात अव्यवस्था है उसको दुरुस्त की जाए। लेकिन लापरवाही की चरम सीमा देखिए कि जब मुंह तक आ गई और बहुत ज़्यादा यातायात की ऐसी स्थिति बनने लगी कि सरेखा और बैहर चौकी में और भटेरा चौकी में एम्बुलेंस फंस के वहाँ लोग दम तोड़ने लगे, तब जाकर हमारे जनप्रतिनिधि इतने आनंद फानंद नगर पालिका चुनाव डिक्लेयर हुआ और इतनी उनकी अधीरता दिखी कि उन्होंने तकनीकी रूप से इस बात का अध्ययन ही नहीं किया कि हम जिस ओवरब्रिज का मसला उठा रहे हैं, इन्होंने 3 नंबर से रेलवे के जो ओवरब्रिज के जो फाटक होते हैं वो नंबरिंग से होते हैं। इनकी मंशा मैं मान सकता हूं कि हो सकता है इन्होंने बैहर चौकी कहा हो, भटेरा चौकी कहा हो, इन्होंने सरेखा चौकी कहा हो, लेकिन इनके जो नंबर रेलवे के माध्यम से इन्होंने जिन नंबरों पर ओवरब्रिज का जो निर्माण की बात करी है उसमें बैहर चौकी को इनकी बहुत बड़ी लापरवाही कहूँगा, क्योंकि अगर ये उस विषय को बहुत गंभीरता से समझते तो निश्चित रूप से इस बात की शुरुआत बहुत पहले हो जाती। इनके पास ना किसी प्रकार का कोई सर्वे है, ना ही कोई भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जो कि ओवरब्रिज में बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यक होती है। 9 विभागों की एनओसी होती है। उसके बाद जब भूमि अधिग्रहण का जो सर्वे होता है और सर्वे के बाद आपत्तियां माननीय न्यायालयों के माध्यम से होती हैं, उनका निराकरण हो जाने के उपरांत उस सर्वे को स्वीकृति मिलती है, तब कहीं जाकर निविदा और टेंडर की प्रक्रिया होती है। तो इस बहुत बड़ी प्रक्रिया को इन्होंने इतनी जल्दबाजी से और इतना हल्के स्तर पर लिया है कि मुझे इनकी गंभीरता पे शक होता है। और इतना महत्वपूर्ण विषय और इतना गंभीर विषय जिसको पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ होना चाहिए था, उसमें एक मजाक के तौर पर लिया गया है। मजाक के तौर पर लिया है भाजपा ने इसको। भैया को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो यहाँ की ब्रॉडगेज परियोजना थी उस पर ग्रहण लगाने का किसी ने काम किया तो कमलनाथ जी ने किया, और हर समय कमलनाथ जी ने बालाघाट को गोद लेने का वादा किए लेकिन अनाथ करने का काम किए। मेरे पास प्रमाण है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में 2 बार एनओसी के लिए भारत सरकार को यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कागज भेजे जाते हैं। 23/12/2010 को प्रस्ताव वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से अमान्य कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है 23 अगस्त 2013 को, फिर से यह प्रकरण निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन हमारी सरकार, मजबूत इच्छा शक्ति की संकल्प वाली सरकार जब आती है तो मजबूत इच्छा शक्ति से बालाघाट की सिर्फ इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई, मलाजखंड जैसे जो 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट वहां चालू है, उसे भी परियोजना को स्वीकृति दी गई। और पूरे देश में ऐसी 400 से अधिक परियोजना जो वन्य जीव संरक्षण के नाम से और पर्यावरण संरक्षण के नाम से अटका के रखी गई थी, ऐसी परियोजनाओं को हमारी सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति से अनुमति दी। और कमलनाथ जी ने सिर्फ यही नहीं किया, एक बार आपको भी शायद याद होगा, आपके पेपरों में भी वो बात प्रकाशित हुई थी कि बालाघाट की रेलवे पाते तक उठकर छिंदवाड़ा गई है। कमलनाथ जी ये चाहते थे कि जो उत्तर से दक्षिण की दूरी बालाघाट होते हुए कम हो रही है वो शायद छिंदवाड़ा होते हुए कम करना चाहते थे, क्योंकि जबलपुर से जो नागपुर की दूरी है वो छिंदवाड़ा होते हुए 308 किलोमीटर है और संभवतः बालाघाट होते हुए 311 किलोमीटर है। तो ऐसा दिखाकर वो दिग्भ्रमित करके इस परियोजना पर पूरा प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे और इस परियोजना को उन्होंने लटकाने का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाणित कागज कह रहे हैं। और रही बात ओवरब्रिजों की, तो ओवरब्रिज की हमारी मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है, इसलिए स्वीकृति दी गई। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी सरकार ने सिर्फ ब्रॉडगेज चालू नहीं किया,
हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ चालू किया है। पहले आप देखते थे बालाघाट से अगर सीधी ट्रेन चलाने की बात चांदा फोर्ट आती थी तो इसलिए रोक दी जाती थी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होने के बाद जो इंजन की शटलिंग होती थी वो कारण बता के रोक दिया जाता था। लेकिन आज सीधी ट्रेन जब ही चालू हो पाई जब इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ लाइन पूरी बिछ गई, और कटंगी तिरोड़ी भी जो चालू हो रहा है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ चालू हुआ। तो हमारी सरकार में कहीं पर भी कहीं तक शंका और संशय नहीं होती। मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। जो मजबूत इच्छा शक्ति से जो सबसे अच्छा काम हो सकता है वो काम हमारे सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। इनकी सरकार मजबूत इच्छा शक्ति वाली है, इसलिए आज ब्रॉडगेज हुई। और आपकी सरकार में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए यहाँ के प्रोजेक्ट। मेरे छोटे भाई सुरजीत जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कमलनाथ जी ने गोद लिया। गोद उसको लिया जाता है जिसके माँ बाप या तो अक्षम हो या मर गए हों। तो हमारे बालाघाट के ऐसे पालक जिनको बालाघाट की जनता ने पालन का, पोषण का और यहाँ की सुविधाओं का 5 साल के लिए ठेका लिया, तो क्या ये मानते हैं कि इन्होंने उनकी अक्षमता को मानकर कमलनाथ जी को गोद दे दिया? रहा सवाल, इन्होंने कमलनाथ जी को गोद इनने थोड़े दिया, ये तो कांग्रेस शासन काल में खुद ले लिए उन्होंने गोद। कमलनाथ जी ने मैंने गोद लेने वाली बात बोला नहीं। गोद लेने वाली बात कौन बोल रहा है? कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अगर ये बोल रहे हैं कि गोद ले लिए, तो नहीं तो गोद कमलनाथ जी ने बोला कि मैं गोद लेता हूँ। कमलनाथ जी ने तब बोला जब यहाँ के जनप्रतिनिधि ने बोला कि हम अक्षम हैं, नहीं हम नहीं कर पा रहे। हमारे जनप्रतिनिधि भाई देखिए, मैंने क्या बोला, गोद लेने वाली बात तब आती है जब सामने वाला अक्षम होता है। उस समय जनप्रतिनिधि किनके थे? कांग्रेस की थे यहाँ पे ज्यादा। देखिए ऐसा है, ये गोद लेने वाली बात बालाघाट में तब पैदा हुई ना जब यहाँ के जनप्रतिनिधि मतलब उसमें कांग्रेस भी शामिल है। देखिए यहाँ के मतलब कांग्रेस भी शामिल है। गौरी भाव लंबे समय से यहाँ पर एक तो कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल है। आप ये बताइए मुझे, गौरी शंकर बिसेन मतलब जी उनको कितने लंबे समय मतलब से कमलनाथ जी लगातार जीतते आ रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं था, उनने मतलब अक्षम समझा उनको, इसलिए बोला कि आप कांग्रेस वाले एक तरफ हटो, मैं यहाँ पे कांग्रेस। हम लोगों की बात तो तब आएगी ना जब कमलनाथ जी हमको आदेशित करेंगे। अभी तो बात जो आ रही है कि हमारे छोटे भाई ने जो बात बोला कि भाई कमलनाथ जी ने गोद ले लिया, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि भाई ठीक है, अगर बालाघाट के जो हमारे गौरीशंकर बिसेन जी हैं अगर वो अक्षम थे तो उन्होंने गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद उन्होंने जिस तरह से इन्होंने कागज पढ़ के बताया, वर्ष 2010 में इन्होंने वन की जो आपत्ति थी, मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2010 में नहीं, वर्ष 2006 में आरजी सोनी, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है और मेरे पास इस बात के लिखित प्रमाण है। लिखित प्रमाण मैं भी बता रहा हूँ, मेरे पास एक भी प्रमाण इसमें कम नहीं है। देखिए मेरे को मालूम है आपने बड़ा अच्छा अध्ययन करके आए हैं, कागज लेके आए हैं, लेकिन मैं तो इसमें पीएचडी किया हुआ हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे ढंग से कि आरजी सोनी साहब ने जब 19 हेक्टेयर का मात्र भूमि हस्तांतरण का पादरीगंज से नैनपुर के मध्य जो 19 हेक्टेयर का भूमि हस्तांतरण का मामला था, उसको 19 हेक्टेयर की जगह 20 हेक्टेयर का करके रेल विभाग से प्रश्न कर लिया कि ये जो गोंदिया से जबलपुर के मध्य जो छोटी रेल लाइन चल रही है, ये वन भूमि पे चल रही है कि रेल भूमि पे चल रही है। पहला उनका सवाल ये था। जब जैसे तैसे कलकत्ता से नक्शा लेके 3 साल में रेल विभाग के अधिकारी आए कि ये रेल भूमि 1980 वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित हो चुकी है और मात्र 19 हेक्टेयर हमको अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, तब उसी आरजी सोनी ने बालाघाट का यह भूमि हस्तांतरण का प्रकरण वन्य प्राणी अधिनियम को सौंप दिया। और वन्य प्राणी अधिनियम के तहत जो कॉरिडोर बना था, जो पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क को जोड़ने वाला कॉरिडोर बना था, उस कॉरिडोर में इस बात का उल्लेख तक नहीं था कि यहाँ से छोटी रेल लाइन होकर जाती है। उसका उल्लेख ना होने के कारण उसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ा बालाघाट वासियों को, जिसमें कहा गया कि हमारे जो वन्य प्राणी हैं वो रेल से टकराकर मर जाएंगे, इसीलिए हम इसकी एनओसी नहीं दे सकते। और ये जो वन्य प्राणी अधिनियम है ये वर्ल्ड लेवल का होता है, ये ना राज्य सरकार का होता है ना केंद्र सरकार का होता है। इस समय जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है वो विश्व स्तर पर कारगर है और एक ऐसे मामले को, छोटे से मामले को उठाकर यहाँ के एक वन संरक्षक ने राजनीतिक इशारेबाजी के तहत जानबूझकर उलझाने का काम किया। मतलब इनका कहना है कि आरजी सोनी ने आप भाजपा की गवर्नमेंट के कहने पे ये इसको अटकाया। देखिए वही प्रस्ताव, उतनी ही जमीन
हमारी सरकार आने के बाद कैसे अनुमोदन हो जाता है? केंद्र क्योंकि में आपने सरकार सिर्फ आपने चाहा तो हो बदलती है। गया, आपने ही सरकार- आपत्ति ली, आप- आपने ही आप- निराकरण आपने- किया। ये प्रस्ताव निरस्त आरजी सोनी ने नहीं करा है। आपने ये प्रस्ताव- आपने इसलिए नहीं चाहा, उस समय यहाँ आपकी गवर्नमेंट थी और वहाँ पे सेंट्रल में कांग्रेस की देखिए, गवर्नमेंट थी। विकास तो के यदि लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने रोड़ा नहीं अटकाया है। भारतीय जनता पार्टी तो के राज्य सरकार का एक नेता- छोटा सा नुमाइंदा इतनी हैसियत रखता है क्या कि इतनी बड़ी परियोजना को ये अटका राज्य देगा? सरकार का मामला ही नहीं था। भैया ने एक बात कही कि वन्य जीव के जो भी मामले वर्ष आते हैं, 2010 आपने खुद बताया वन संरक्षण अधिनियम के तहत 10 में गया, लेकिन राज्य 6 सरकार ने, वर्ष केंद्र 2006 में सरकार- उठा है लेकिन मामला। हमारी केंद्र सरकार ने उन अधिनियमों में परिवर्तन करके, क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति थी, यहाँ उसी का अंतर है सिर्फ। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती आपकी, आपके विचार नेक होते आपकी सरकार के, आपके नेताओं के, तो शायद इसी प्रस्ताव में आप उस समय अनुमति दे देते, तो आज ये ब्रॉडगेज आपकी ही सरकार में शायद दौड़ पाती। और एक बात, मजबूत इच्छा शक्ति की इसलिए कमी है कि जब हमारी सरकार आती है 2009 से 14 तक सिर्फ 600 कुछ करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 6 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक वित्तीय वर्ष, इसमें वित्तीय वर्ष 2009 से 14 में सिर्फ 632 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 2020-21 में 6,509 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि प्रतिशत में 930% ज्यादा है। फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1118% ज्यादा दिए गए, जो कि 632 करोड़ से ज्यादा है, 7700 करोड़ रुपए दिए गए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,906 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि 993% अधिक है। तो मजबूत इच्छा शक्ति इससे जाहिर होती है। बोलने और करने में अंतर है। हम तो बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि ने ना करके दिखाया है, वो काम से दिख रहा है, लोग बोल रहे हैं। ये तो कागज बोल रहे हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूं, लेकिन जो ट्रेन दौड़ रही है वो बता रही है। अगर हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता तो आज सीधे चांदा फोर्ट या यहाँ से चेन्नई ट्रेन शायद नहीं जा पाती, क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार है, इसलिए संभव। देखिए, मजबूत इच्छा शक्ति अगर होती और इस पूरे मसले पर अगर समर्पण का भाव होता तो बैयर चौकी का ओवरब्रिज क्यों छूट गया? वो तो हमने बोले, वो लिप की त्रुटि के कारण छूटा, और हम यहाँ नहीं, लिख कर दे रहे हैं। लिपि की त्रुटि से कैसे छूटेगा? जो ब्रिज क्रमांक आता है भैया, गेट का क्रमांक, जैसे वो GJ39 है, तो GJ39 की जगह जो प्रस्ताव वहां पे टाइप हुए, रेलवे के बहुत सारे प्रस्ताव गए थे, तो लिप की त्रुटि के कारण उसमें लिखा जरूर है बालाघाट सिटी यार्ड, लेकिन जो नंबर है उस रेलवे क्रॉसिंग का और किलोमीटर वो गलत अंकित है। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि निरंतर उस बात के लिए लगे हुए हैं, और हम आश्वस्त कर रहे हैं आपके माध्यम से। मेरी बात को इनने प्रमाणित कर दिया, बहुत अच्छे ढंग से नहीं, इन्होंने हमारी प्रमाणित तरफ कर से दिया, लिखी त्रुटि नहीं हुई है। हमने तो और नहीं लिख के प्रमाणित ये भेजा। कर दिया कि हाँ। निग्लिजेंसी, जो लापरवाही कहते हैं ना, नहीं, ये लापरवाही हुई है। वहाँ जो बजट- आपको अगर गंभीरता होती- इनका कहना है रेलवे अधिकारियों ने लापरवाही नहीं, की, नहीं। इन्होंने लापरवाही नहीं की। हमने तो सही करके उससे भेजा है फिर ये से। रेलवे पहले- थोड़ी बना रहा है, ये ब्रिज रेलवे नहीं बना रहा। आपको मैं बताऊं, कौन बना पहले रहा तो ये बता दें कि कौन सा विभाग सरेखा चौकी, भटेरा चौकी और वेनगंगा चौकी का ब्रिज बना रहा है, विभाग के नाम बता दें। इसको सर्वे का प्राकलन दिखा दें। सब आपके सामने होगा। जब आपके सामने बजट है तो आपके सामने हर चीज होगी। बजट मात्र 1,000 रुपए का है। 1,000 रुपए 1,000 टोकन राशि, बजट नहीं है। और वो जो राशि, टोकन की उसकी राशि है, प्रशासकीय स्वीकृति होते ही जो 52 करोड़ रुपए 2 लाख रुपए मैं आपको जारी बताऊं किए कि 17 महीने की जो हमारी सरकार थी, उसमें माननीय कमलनाथ जी के पास में पहुंचा था ब्रिज कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों को लेकर। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि सरेखा चौकी में किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ। सबसे पहले तो सर्वे होता है किसी भी ओवरब्रिज के लिए। क्या कहना, अभी सर्वे हुआ नहीं हुआ? कहीं से कहीं तक कोई सर्वे तो कैसे नहीं हुआ। कैसे इसकी इन्होंने, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि भैया हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था। हमने फोन पे पूछा कि 3 ओवरब्रिज में नंबर बताओ, तो 3 ओवरब्रिज के नंबर जब इन्होंने पूछे तो इन्होंने कहा सरेखा चौकी, भटेरा चौकी और वेनगंगा चौकी। कि जब तो कोई अच्छा बैयर काम होता है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के। मैं स्वागत करने तैयार हूं, तो आप करिए ना। लेकिन पेशे से अधिवक्ता हूं और जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, तो मैं उन बारीकियों को तो खंगालूंगा और पूछूंगा आपसे प्रश्न कि नहीं, भैया हम तो हमारा उसका महत्वपूर्ण उत्तर- इतना हम तो बैयर उसका उत्तर दे चौकी, रहे हैं। जब आप इतने गंभीर थे तो आज जहां पर ट्रैफिक नहीं है वहां आपने ओवरब्रिज दे दिया वेनगंगा के पास। लेकिन बैयर चौकी जो इतना हमारा महत्वपूर्ण, हमारा आदिवासी इलाका पूरा का पूरा, वहां से महिलाएं जो आती हैं,
और वहां दम तोड़ देती साल है। के पहले आपको बैयर चौकी में भी ब्रिज का काम निश्चित होते रूप से दिखेगा। होगा, वो भी हमारी ऐसे ही होगा सरकार है, हमारे कि 1,000 रुपए की जनप्रतिनिधि और है। 1,000 रुपए की औपचारिक राशि आ जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि देखो ब्रिज का काम चालू है। आप इसके पहले के भी अनेक बजट आए, उन्हें उठा के मे- देखिए, नहीं, प्रशासन- मेरे छोटे आने भाई के बाद सुजीत दिया भाई, जाए। ये कोई घर का जीना नहीं है, ऊपर तो छत का भैया, जीना आप नहीं अच्छे से है, ये बात ओवरब्रिज करो। का मामला है। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। ओवरब्रिज में बकायदा इसका सबसे पहले सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद 9 विभाग की एनओसी होती है, उसके बाद भूमि अधिग्रहण की जो कार्रवाई है उसमें 2 वर्ष इसीलिए देखिए, लग जाते मैंने हैं। वही मैं बताया। चूंकि अधिवक्ता हूं। तो उसके बाद फिर मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव में लेना था, ऐसा बोल रहा है? हाँ, नहीं प्रस्ताव नहीं, प्राक्कलन तैयार होगा। हाँ। भाई जब तक प्राक्कलन नहीं तैयार होगा तो निविदा कैसे लगेगी, और निविदा लगेगी तब तो आवंटन उसके लिए- होगा। अभी तो उसके ना लिए डिटेल ना प्रोजेक्ट- ना सूत ना कपात, जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। मतलब ये आप झूठा श्रेय ले रहे निश्चिंत रहिए। हैं, मतलब ये झूठा श्रेय ले रहे हैं, जब झूठा मतलब श्रेय कहना है नहीं। कि जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये मैं- ब्रिज बन रहे हैं करके। मेरा तो बड़ा ब्रिज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? सीधा सीधा ये कहना अभी है, ब्रिज बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास है। आपका क्या कहना है, अभी ब्रिज बनेंगे नहीं बनेंगे? अभी जब शुरुआत ही नहीं, सर्वे ही नहीं हुआ, प्राक्कलन ही नहीं तैयार हुआ, एनओसी नहीं हुई, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं प्रारंभ हुई, तो हम कैसे कह दें कि हम इन्होंने ब्रिज की इसका दिशा मतलब हवा हवाई है। पूरी तरह से हवा हवाई। देखिए, हम तो हवा हवाई काम करते नहीं। कांग्रेस सरकार में जरूर हवा हवाई होता था, इसलिए भैया को वैसे अनुभव हैं तो शायद वैसी बात कर रहे हैं। लेकिन हमको हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार पे और जनता को हमारे जनप्रतिनिधियों पे विश्वास है, इसलिए उन्हें बार बार चुनकर भेजती है और वो काम करते हैं। और ये काम भी पूरे विश्वास के साथ 100% जैसा जनता ने चाहिए उससे अच्छा हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार करके देगी। ये पूरे विश्वास और प्रामाणिकता के साथ हम बोलते हैं, क्योंकि बजट कोई खेल मजाक नहीं होता। अगर बजट में उस नाम से राशि जारी हुई है तो वो काम होगा। राशि कहाँ जारी हुई है बजट में? भैया देखिए, प्रावधान किया जाता है बजट में, जैसे ही उसकी प्रशासकीय स्वीकृति होगी 52 करोड़ 2 लाख रुपए जारी कर दिए। मगर इनका कहना है कि अभी तो सर्वे ही नहीं हुआ, तो आपको राशि आके क्या करेगी यहाँ पे? नहीं, सर्वे हो गया ना, डिटेल ये प्रोजेक्ट तो बोल रहे हैं रिपोर्ट- सर्वे ही नहीं हुआ बोल रहे हैं। अरे अभी आपने कुछ दिन पहले आपके समाचार आप पत्र में आप तो विभाग का नाम बताओ जिस विभाग ने हाँ, सर्वे सेतु किया। विभाग, सेतु विभाग। कौन सा ब्राला? भटेरा चौकी सेतु विभाग ने किया, वो सड़क सेतु विभाग के पास है। मेरी बात सुनिए, जो ब्रिज होगा, सुनिए बात, हाँ, सेतु ब्रिज निगम के माध्यम से होगा। हाँ, निगम की बात हाँ, कर रहे हो आप? हाँ। तो देखिए, सिर्फ सर्वे हुआ सेतु निगम के माध्यम से सरेखा चौकी का। हाँ, और निश्चित रहिए। मेरे पास इस बात के डॉक्यूमेंटल एविडेंस हाँ। है। मैंने तो बकायदा, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो लेकिन आप माइन्यूटली नहीं दिलवा ऑब्जर्व, पाए। नहीं दिलवा पाए, नहीं दिलवा पाए वो विषय अलग है। देखिए, अगर हमको भी कागजी घोड़े दौड़ाना होता और हवा हवाई बातें करना होता तो कमलनाथ जी भी उसी दिन कह देते, जैसे कहा गया है वो सिंह भगत जी ने कि 30 करोड़ रुपए मैंने ले आया, अब 30 करोड़ रुपए इनको राज्य सरकार को देना है। तो हम भी चाहते, अगर हमको हवा हवाई बात करना रहता तो हम भी घोषणा कर देते। लेकिन जब बोसिम भगत जी ने कहा कि 30 करोड़ रुपए आया, तो बकायदा मैंने इस बात की तस्दीक करवाया, वह 30 करोड़ रुपए नहीं थे, मात्र 4 लाइन का रेल विभाग का यह प्रस्ताव था। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ था कि यदि राज्य सरकार इस ब्रिज को बनाना चाहती है तो इसकी प्राक्कलन और प्रशासकीय स्वीकृति के साथ बजट का आवंटन की व्यवस्था करे, तब कहीं जाकर केंद्र सरकार 30 करोड़ रुपए देने पर विचार करेगी शब्द था वहां पर। और इस तरह की हवा हवाई बातों को एकदम से अचानक, जैसे ही नगरपालिका चुनाव घोषित होते हैं, तो बगैर यह जाने कि बैयर चौकी का गेट नंबर कितना है, सरेखा चौकी का गेट नंबर कितना, आनन फानन में घोषणा करवा दी जाती है। नहीं तो ये नंबर किसने दिया? तो रेलवे अधिकारियों ने दिए होंगे ना, कि राजनीतिज्ञों से थोड़ी मांगा जाएगा नंबर। आप भी फोन लगा के पूछ लो कि भैया भटेरा चौकी और सरेखा चौकी और उसके नंबर क्या है, तो वहां जो अधिकारी कर्मचारी बेचारे बैठे हैं उनके पास भटेरा चौकी फलाना नंबर नहीं लिखा हुआ। रेलवे में तो रेलवे की भाषा चलती है, उसमें लिखा रहता है चौकी नंबर XN 230। नहीं तो ये ऐसा कोई जनप्रतिनिधि को फोन पे पूछे थोड़ी कोई काम किया जाता है ऐसा, वो तो कागजी चलता तो होगा। वही तो मैं बता रहा हूं। कागज तो रेलवे डिपार्टमेंट के पास आता होगा, वो चौकी का क्या नंबर है, फलानी वही चौकी का क्या लापरवाही, नंबर है। वही लापरवाही मैं कह रहा हूं कि हमारे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही ये रही कि उन्होंने इस बात की तस्दीक ही नहीं किए कि रेल विभाग ने जो नंबर दिया है कि फाटक क्रमांक 230, वो 230 बैयर चौकी है कि वैनगंगा चौकी? बैयर चौकी, भटेरा चौकी और सरेखा की बात चल रही है। बहुत अच्छे से अध्ययन करे थे। ये वहां पे बजट को टाइप करने वाले नेता नहीं होते, वहां लिपिक होते हैं। तो अभी तो हमें ये खुशी मनाना चाहिए कि हमारे 3 ब्रिज हैं और वो जो चौथा नहीं है, हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं,
क्योंकि वो तो ज्यादा जरूरी है, हमको भी समझ अच्छा सर्वे का हुआ मान रहे हैं आप? नहीं, सर्वे माने ना, अभी भैया ने खुद माने। अभी बोले ना आपने सुन तो लीजिए, हाँ। मैं बता क्या रहा हूँ। हाँ। उन्होंने ये कहा, सर्वे हुआ था, उन्होंने जिसके कहा, कारण आपने भी ले गए। सुनिए तो, ब्रिज कारपोरेशन ने वहां पर बकायदा जाकर इस बात की तस्दीक किया कि यहाँ संभावित हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस बात का सर्वे हुआ। और उन्होंने इस बात पे सहमति जताई कि यदि राज्य सरकार और रेल विभाग मिलजुल कर प्रयास करें तो ओवरब्रिज बन सकता है, इस बात का सर्वे हुआ। दूसरा सर्वे इस बात का होता है कि कितनी भूमि अधिग्रहित की जाएगी, 100 मीटर बाएं 100 मीटर दाएं, और उन भूमि के हस्तांतरण और अधिग्रहण के दौरान कितने दुकानों को तोड़ना है और कितने मकानों को तोड़ना है और कितने भूस्वामियों को कितना कितना मुआवजा देना है, ये राजस्व विभाग और भू अर्जन अधिकारी तय करता है। तो ये सारी कार्रवाई हो जाने के उपरांत बकायदा प्राकलन और सर्वे की जब अच्छा, रिपोर्ट इसमें कितना टाइम लगेगा ये सब कार्रवाई में? मेरे हिसाब से 3-4 साल से कम नहीं लगना है, क्योंकि ये प्रोसेस है। देखिए, जब बालाघाट में भी 2003 में सबसे पहली बार छोटी रेल लाइन बंद हुई तो 2005 2 साल लग गए थे। अभी इनकी केंद्र में सरकार है, मात्र 15 के जो समनापुर से बालाघाट का कार्य है उसको करने में इनको 6 साल लग गए। 6 साल में मात्र समनापुर से लेकर बालाघाट तक का काम हुआ था और समनापुर से ट्रेन चल पाई थी। वो तो राकेश सिंह जी ने जिस तरह का दबाव बनाया जबलपुर से, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनके दबाव के चलते पूरा का पूरा बालाघाट का सेटअप उठ के कहां चला गया, जबलपुर चला गया। और जबलपुर छोर से नए सिरे से काम चालू हुआ, और नए सिरे से काम चालू होने के कारण यह हुआ कि चूंकि छोटी रेल लाइन बंद हो गई थी इसलिए काम तेजी से हो गया। तो प्रोसेस में तो टाइम लगता है, प्रक्रिया में टाइम मतलब लगता है। इस बात को तो आप मान लीजिए कि भाजपा के नेताओं के प्रयास से जल्दबाजी में हुआ है, जल्दी में हुआ है क्या चीज? रेलवे का काम। देखिए, राकेश सिंह भाजपा के सांसद हैं। मैं निश्चित रूप से उन सारे जनप्रतिनिधियों का नाम लूंगा। हमारे विश्वेश्वर भगत जी ने इसका भूमि पूजन किया, तो आप क्या उनका नाम नहीं लेंगे क्या? अगर यहाँ का सेटअप उठ के, हमको तो विरोध करना था, और विरोध इसलिए करना था कि बालाघाट छोर से बंद काम करा के, चलते काम को बंद करा के आप उधर ले जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, एक छोर से अगर काम तो चालू कर रहे तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन आप बालाघाट छोर से बंद करा के काम दूसरे छोर से करा रहे हो तो ये तो गलत है। ये भाजपा को समर्थन दे रहे वाराणसी के विधायक जो आपकी सरकार में भी खनिज निगम देख रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उनका बीच में स्टेटमेंट आया था अखबारों में कि ये तो मेरी देन है, जो ब्रॉडगेज ओवरब्रिज है इसका मैंने सबसे ज़्यादा। उन्होंने भी भैया देखेंगे अगर आप तो हमारी सरकार का ही धन्यवाद ज्ञापित किया। इतने काम तो वो जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, तब भी अपने क्षेत्र के नहीं करवा पाए। उन्होंने तो शिवराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। नहीं, वो जब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे सन 2000 में, तो मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि वो हमारे साथ तमलुक दीघा जब ये परियोजना पूरा का पूरा स्थानांतरित होकर जा रही थी, और हमने यहाँ से घोषणा किए थे बालाघाट बंद करा के कि हम ममता बनर्जी के घर का निवास का दिल्ली में जाकर घेराव करेंगे, तो ग्रामीण अध्यक्ष वो थे और शहर का अध्यक्ष मैं था, और युवक कांग्रेस के बैनर तले ये आंदोलन हुआ था, और वो हमारे इस बालाघाट जिला स्तर के आंदोलन में बराबर रूप से भागीदार थे, और उन्होंने वहाँ पर जाके उस धरने में भाग लिया था, और उस आंदोलन का ही परिणाम ये रहा था कि इस ब्रॉडगेज परियोजना का जो स्थानांतरण तमलुक दीघा पश्चिम बंगाल हो रहा था उससे रोका गया था। हम शुक्रगुजार हैं भाई प्रदीप जायसवाल जी के कि उस समय उन्होंने जिस तरह के तौर तरीके अपनाकर आंदोलन के माध्यम से ब्रॉडगेज की दिशा में जो सहयोग प्रदान किया था, हम उसके आभारी हैं। तो अब तो इनको धन्यवाद दे दो कि यहाँ पे ब्रॉडगेज का हुआ और अब ओवरब्रिज बन रहा है। देखिए, धन्यवाद तो इनने खुद कमलनाथ जी को दे दिए कि बालाघाट को गोद ले लिए। उन्होंने तो बालाघाट के साथ जो अन्याय किया वो बताए और ये जब स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि अक्षम थे, तभी कमलनाथ जी ने गोद ले लिया, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वन आपत्तियों को डाला गया और किस तरह से ब्रॉडगेज के कार्य में व्यवधान दिया गया। अन्याय किया बालाघाट के साथ वो तो हमको बताना पड़ेगा जनता को, और आप उस बात का विरोध नहीं कर पाए। हमें ये दुख होता है कि आप कांग्रेस में रहकर उनका इन बातों का विरोध नहीं कर पाए। देखिए, जहां तक ब्रॉडगेज आंदोलन के नाम पे आपको जहां सही जगह पे आपको विरोध अपना दर्ज कराना था वो नहीं करा, तो शायद बालाघाट में रेलवे परियोजना पूरी हो जाती। मैं ब्रॉडगेज के विषय में आपको बता दूं कि पूरी गंभीरता से बालाघाट जिले की जनता के साथ हमने इस आंदोलन को लेके चला है। हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से कहीं तक कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हम तो चाहते हैं
कि बालाघाट जिले के विकास के लिए, और जो ये मध्य प्रदेश देश की एक जो हृदय रेखा है जो बालाघाट से होकर गुजरती है, और जिसके माध्यम से बालाघाट की बेरोजगारी मैं समझता हूँ कि 50% तक इस परिवहन के साधन के पश्चात दूर हो जाएगी, और उत्तर भारत से दक्षिण भारत की 273 किलोमीटर की जो दूरी कम होगी, उससे यात्रियों को और आम जनता को जिस तरह का लाभ होगा, उसके लिए जनता के माध्यम से जिनने भी इस पूरी परियोजना में साथ दिया है, कोशिश की है, हम सबके शुक्रगुजार हैं। आपके शुक्रगुजार हो गए हैं। अच्छी बात है, यही और ये होता है राजनीति से ऊपर उठकर धन्यवाद करना। तो मोदी जी को एक पत्र लिखकर भी भैया, और इनका भी हम धन्यवाद अदा करेंगे कि इन्होंने हमारे कमलनाथ जी को कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि अक्षम थे, इसलिए कमलनाथ जी ने गोद ले लिया। कभी बोला ही नहीं, इन्होंने गोद लेने वाली बात, इन्होंने गोद लेने वाली बात, जिस तरह से हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सभी का योगदान रहा ब्रॉडगेज को लेकर, तो इनको भी स्वीकार करना चाहिए कि कमलनाथ जी ने गोद लेकर हमारे बालाघाट का भला विकास रोका, हमारे अक्षम विकास रोका। यानी देखिए, हमने अगर कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया तो हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और बड़ा आपने उस लायक काम नहीं किया कि हम आपको धन्यवाद दे तो सके। देखिए क्या इन्होंने ऐसा काम किया है जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हो। मैं आपको 15 महीने के शासनकाल में शायद कोई ऐसी बड़ी परियोजना या बड़ी उपलब्धि बालाघाट शहर को या जिले को दे देते कमलनाथ जी, तो हम भी धन्यवाद ज्ञापित करते। 15 लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि 15 महीने के शासनकाल में तो कमलनाथ जी एक बार शायद बालाघाट भी आए। अब आपने 15 महीने का कार्यकाल का बता दिया, तो अब मैं एक नया विषय छेड़ देता हूँ। जो एस्ट्रो टर्फ, ये जो हॉकी मैदान में है, जिसका अभी भूमि पूजन हुआ है ना, और उसमें जो श्रेय लेने की होड़ लगी, भाजपा वाले भी श्रेय ले रहे हैं, कांग्रेस वालों का कहना है कि ये हमारे द्वारा किया गया। और वो जो 15 महीने का कार्यकाल था, उसमें मतलब मैंने पत्र भी देखा है वो कमलनाथ जी का, जिसमें उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। और हिना कांवरे जी का मीडिया में आया स्टेटमेंट आया कांग्रेसियों का कि हिना कांवरे द्वारा कराया गया। उधर प्रदीप जायसवाल जी जो अब भाजपा के कुछ हो चुके हैं, उनका कहना है कि ये मैंने कराया है ना, और आप कह रहे हैं कि हमने कराया। हमारी सरकार ने, देखिए, बजट कब जारी हुआ आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, टेंडर कब लगे आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बजट किसकी सरकार रहने पर जारी हुआ। बजट हमारी सरकार, और प्रदीप जायसवाल जी हमारी सरकार में, तो वो तो बोलेंगे। उनने तो आरोप लगाया है ना कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया भूमि पूजन में, है? जब वो आपकी सरकार में है और वो उस मुहिम में शामिल थे, एस्ट्रो टर्फ में इच्छा व्यक्त करते हैं कि भूमि पूजन में मुझे रहना है, वो बताएंगे मेरे को भूमि पूजन बुलाइए। मतलब आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उनको बुलाएं। देखिए क्या होता है, जिस विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वहां सामान्यतः वही भूमि पूजन और लोकार्पण करते हैं। आपको याद होगा कि प्रदीप जायसवाल जी ने तो उनकी सरकार में रहते हैं स्टेडियम में, और ये अपना यहाँ आईसीयू का जब लोकार्पण हुआ था तब गौरीशंकर बिसेन जी को नहीं बुलाया गया था। लेकिन हमने तो कोई बात नहीं, ठीक है, उस समय तो पार्टियां अलग अलग थी ना, अभी तो वो आपके साथ हैं, तो आपको बुलाना है ना, क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने तो आरोप लगाया ना आप पे, उन्होंने तो आरोप लगाया, कैसे लगाया? वो तो खुला बोल रहे हैं कि देखिए, भाजपा के एजेंडे में इस बात की स्वीकारोक्ति होती ही नहीं कि किसी योगदान को स्वीकारें। ये तो इनकी ट्रेनिंग में होता है ये सब चीज़ें। ये बड़ा दिल और ये बड़ा जिगर वाला काम कांग्रेसियों के आचरण में होता है। ये भगवान की अब इनके ऊपर किस तरह की दया है और किस तरह का इनके आचरण है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि जो हमारी लांजी की विधायिका सम्मानीय सुश्री हिना कांवरे जी और प्रदीप जायसवाल जी ने एस्ट्रो टर्फ के लिए जिस तरह से प्रयास किए और जिस तरह से उनका योगदान रहा, उस दिन जिस दिन भूमि पूजन हो रहा था, इनके माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को बड़ा हृदय करके प्रोटोकॉल का पालन करना था। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ करते हैं, गिनाते हैं, तो ये स्विमिंग पूल का बालाघाट कहाँ गया? बालाघाट का स्विमिंग पूल कहाँ गया? मैं बता रहा हूँ, स्विमिंग पूल की राशि आई थी। स्विमिंग पूल की राशि इसलिए वापस हुई कि तैराकी संघ ने ये मांग कर लिया उस समय कि हमको अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर का स्विमिंग पूल चाहिए, इसलिए वो पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम उस कारण चालू नहीं करा और वो राशि वापस चली गई। उसके बाद दूसरे विभाग में वो काम चले गया और जल्द ही स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी जगह चिन्हित हो गई, उसके लिए भी राशि आवंटित होगी और काम चालू होगा। मैं पुनः एक एक कमेंट्स आपका ले लेता हूँ अंत में कि जो ओवरब्रिज की जो बात है,
तो वो ओवरब्रिज पे जनता कब चढ़ेगी, कितने साल लगेंगे, ये आपका कमेंट चाहिए। और कौन से ओवरब्रिज पे चढ़ेगी, कौन से पे कब चढ़ेगी। सर्वप्रथम 4 ओवरब्रिज हैं। सर्वप्रथम 12 सरीखा रेलवे ओवरब्रिज जो हमारी प्राथमिकता है, प्राथमिकता तो 4 ओवरब्रिज है, लेकिन सर्वप्रथम हम सरीखा रेलवे ओवरब्रिज को पूरा करवाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा बनेगा। नहीं, काम दूसरे भी चालू होंगे, लेकिन पूर्ण करवाने में प्राथमिकता सरीखा रेलवे ओवरब्रिज की होगी, बाकी की भी है, लेकिन सर्वप्रथम उसे पूर्ण करवाने की प्राथमिकता होगी। और बैया रोड का भी जैसे ही आएगा उसे भी जल्दी करवाएंगे। मैं ईयर पूछ रहा हूँ, कितने साल की आपकी ये जो गवर्नमेंट रही है? 3 से 4 वर्षों में, 23 वर्ष, अधिकतम 3 से 4 वर्षों में, अधिकतम 3 से 4 वर्षों में वो ब्रिज पर हमारी जनता चढ़ के पार करेगी। और 3-4 वर्ष में तो आपकी सरकार अभी इसके बाद रिपीट होगी तो नहीं, सरकार रहे ना रहे, एक बार जिसमें राशि जारी हो गई जिस मद में, तो वो काम तो पूर्ण होना ही। तो आप विश्वास कर रहे हैं 3 से 4 वर्ष में पूरा हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में जिस तरह के विकास किए, में भूमि अधिग्रहण बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और मैं आपको छिंदवाड़ा का उदाहरण देना चाहूंगा, हो चुका है। वहां जो ओवरब्रिज बना, भूमि अधिग्रहण सिर्फ आ रहा है तो वो भटेरा रोड में आ रहा है, जिसके लिए जरूर कुछ समय ज्यादा लगेगा। मैं आपको बताऊं कि छिंदवाड़ा में जो ओवरब्रिज बना उसमें कम से कम शुरुआत से लेकर अंत तक 6 वर्ष का एक लंबा समय व्यतीत हुआ। मैं ये ओवरब्रिज का इतना गंभीर विषय है और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि मैं नहीं चाहता कि इसमें हम कोई हवाई बातें करें। इसमें वास्तविक धरातल पर उतरकर जो सच्चाई है, 20% बालाघाट की जनता इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ रही है कि इसमें हमारे जनप्रतिनिधि की कितनी गंभीरता है और कितनी औपचारिकता है। उसका उदाहरण मैंने आपको बैयर चौकी के माध्यम से दे भी दिया। मेरा ये कहना है, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं और कोशिश ये करना चाहिए सभी को मिलकर कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो, लेकिन इस बात की भी स्वीकारोक्ति होना चाहिए कि यह जो बड़ा काम है इसको करने में जो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, जो वाकई में जो समय लगता है, जो प्रक्रिया होती है, उसका जल्द से जल्द पालन अगर ये कर लें तो मैं समझता हूं कि 2-3 वर्ष तो बड़े आसानी से इस पूरे दौरान लग जाएंगे। और अगर इनका समर्पण का भाव पूरी ईमानदारी से इस मुद्दे पर रहा तो निश्चित रूप से हमें कोई सफलता दिखेगी। और अगर इसी तरह की लापरवाही जो मात्र नगरपालिका चुनाव को देखते हुए इन्होंने की है तो यह सिर्फ हवाई रह जाएगा, ये स्विमिंग पूल बनकर रह जाएगा, शक्कर का कारखाना बन के रह जाएगा और सिर्फ घोषणा बन के रह जाएगा। ऐसा ब्रॉडगेज बना नहीं रहने देंगे। जो प्रमाणित है, आपने रोका था, इस तरह से कुछ भी बालाघाट के साथ नहीं होगा। समय रहने पर, समय के साथ हर चीज संकल्प शक्ति के साथ पूरी होगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और सरकार की ओर से कह सकता हूं। ओवरब्रिज के मुद्दे पर हमने दोनों की बातें सुनी और ओवरब्रिज बनाने में निश्चय ही अभी काफ़ी अड़चनें आएगी, सरकारी प्रक्रियाएं हैं जिसको टाइम लगेगा। और जहाँ तक भाजपा के पक्ष का कहना है कि 3-4 साल में ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, इसी तरह कांग्रेस के जो अनूप सिंह बैस बैठे हैं इनका मानना है कि इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। और ये इनका कहना है कि यदि भाजपा गवर्नमेंट यदि जल्द से जल्द करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और जनता को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 3-4 साल, कम से कम 5 साल 6 साल जितना भी लगे। और इतनी जल्दबाजी में अभी ओवरब्रिज आने वाला नहीं है, ये जनता को सोच समझ के रहना चाहिए। चूँकि अब नगरपालिका चुनाव की घोषणा हुई थी, इसलिए आनंद फानंद में भी ये देखा जा सकता है कि शायद हो सकता है कि भाजपा ने थोड़ा जल्दबाजी में को लाया हो, किंतु अभी प्रक्रियाओं में टाइम लगेगा। अभी जैसा कि वक्ताओं ने बताया कि दूसरी प्रक्रियाएँ अभी पूरी होनी है, तो हम फिर भी उम्मीद रखते हैं कि चूँकि भाजपा के शासनकाल में ये कार्य हुआ है तो ज़रूर इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारे जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे। और निश्चय ही हमें जल्द से जल्द इस ब्रॉडगेज का जो काम है वो पूरा होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ हम दोनों हमारे आमंत्रित साथियों को धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पर आकर इस विषय पर अपने विचार रखे जो जनता के लिए काफ़ी जानने लायक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तीन ओवरब्रिज के नंबर जब इन्होंने पूछे तो इन्होंने कहा सरेखा चौकी, भटेरा चौकी और वैनगंगा चौकी।
जब तो कोई अच्छा बैयर काम चौक होता है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। तो मैं उन बारीकियों को तो खंगालूंगा और पूछूंगा आपसे प्रश्न नहीं नहीं, भैया हम हमारा तो महत्वपूर्ण इतना हम तो बैयर चौक उत्तर दे रहे हैं। जब आप इतने गंभीर थे तो आज जहां पर ट्रैफिक नहीं है वहां आपने ओवरब्रिज दे दिया वैनगंगा के पास। निश्चित रूप से होगा, वो भी ऐसे ही होगा कि 1,000 रुपए की और 1,000 रुपए की औपचारिक राशि आ जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि देखो ब्रिज का काम